लास्ट पार्ट में हमने देखा था चैंग फेंग अपनी बहन से कहता है, मुझे पता है कि तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊं, पर इस बार मेरा जाना सच में बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ एम्परर अपने मिनिस्टर से बातें कर रहा था और उनसे पूछ रहा था कि किस तरह नानजियांग के रूलर्स का सामना किया जाए और इस सिचुएशन से बाहर आया जाए। त्यांग झाओ कहता है, माय किंग, मेरा सजेशन है कि हमें हमारी आर्मी को नानजियांग पर भेज देना चाहिए। तभी चैंग फेंग वहाँ पहुँच जाता है और सबके सामने कहता है, मेरा सजेशन है कि हमें मेरी फैमिली आर्मी को नानजियांग भेज देना चाहिए, जिससे वो हमारी शत्रु आर्मी से लड़ सकें। सारे मिनिस्टर्स लिू चैंगफेंग को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, लिू चैंगफेंग को तो किंग ने अंदर बंद रहने के लिए कहा था ना, फिर वो यहाँ क्या कर रहा है। तो कुछ आपस में बातें करते हुए कहते हैं, चैंगफेंग का कहना है कि ल्यूज फैमिली आर्मी को नानजियांग भेज दिया जाए, पर पास्ट में जो भी कुछ हुआ उसके बाद हम ल्यूज आर्मी पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। चैंग फेंग कहता है, मैं जानता हूँ कि आपको ल्यूज फैमिली आर्मी पर शक है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप नानजियांग पर शत्रु आर्मी से लड़ने के लिए मेरी फैमिली आर्मी को ही भेज दें, जिससे उन लोगों पर आप लोग फिर से विश्वास कर सकें। कुछ मिनिस्टर्स कहते हैं चैंग फेंग का कहना बिल्कुल ठीक है, क्या पता ल्यूज आर्मी सब कुछ सेटल कर दे। पर मिनिस्टर लिम कहता है, इस बात की क्या गारंटी है कि ल्यूज फैमिली आर्मी हमें फिर से धोखा नहीं देगी। तो एक मिनिस्टर उससे कहता है, मिनिस्टर लिम, आप गलत सोच रहे हैं। अगर ल्यूज फैमिली आर्मी हमें सच में धोखा देती तो वो वॉर के चलते वक्त हिज हाइनेस को क्यों बचाते। कुछ मिनिस्टर्स ल्यूज फैमिली आर्मी के खिलाफ थे तो कुछ लोग उनके सपोर्ट में खड़े थे। सारी बातें सुनने के बाद एम्परर कहता है, क्योंकि काफ़ी सारे मिनिस्टर्स ल्यूज फैमिली आर्मी के खिलाफ हैं तो हम इस आइडिया को रहने ही देते हैं। चैंग फेंग अपने घुटनों पर बैठते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, प्लीज़ मेरी आर्मी को वहाँ भेज दीजिए, ऐसा मत करिए। एक मिनिस्टर कहता है, अगर प्राइम मिनिस्टर लिू चैंगफेंग इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि उनकी आर्मी ये सब कुछ सेटल कर लेगी, तो क्यों ना हम उन्हें एक मौका दें, और वैसे भी इस वक्त हमें किसी आर्मी की ज़रूरत भी है। फिर से एक मिनिस्टर कहता है, जनरल सॉन्ग, आप कैसे कह सकते हैं कि ल्यूज फैमिली आर्मी हमें धोखा नहीं देगी, ये सब उनकी चाल भी तो हो सकती है। तभी वहाँ चैंगफेंग की बहन पहुँच जाती है। चोंग फोंग कहती है, ल्यूज आर्मी की तरफ से मैं गारंटी लेती हूँ, और अगर आप लोगों को विश्वास नहीं तो जब तक ल्यूज आर्मी वापस ना आ जाए मैं एक होस्टेज के रूप में इस पैलेस में ही रहूँगी। मैं अपनी आर्मी की गारंटी लेने के लिए तैयार हूँ। त्यांग झाओ भी उसके सपोर्ट में खड़े होते हुए कहता है, मैं भी ल्यूज आर्मी की गारंटी लेता हूँ। तभी वहाँ रैन की एंट्री होती है, जिसके पास एम्परर गया हुआ था मदद मांगने के लिए, और जिसे एम्परर अपना मास्टर मानता है। रैन कहता है, एम्परर मेरा सलाम स्वीकार करिए। तो एम्परर यानी कि ली ज़िफ़ेन कहता है, मास्टर प्लीज़ आप खड़े हो जाइए, अचानक आपका यहाँ कैसे आना हुआ। रैन कहता है, काफ़ी लंबे समय पहले ही मैंने पैलेस छोड़ दिया था, पर अब मुझे लगता है कि शायद पैलेस को मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं माउंटेन छोड़कर यहाँ वापस आ गया हूँ। रैन चैंगफेंग को देखकर कहता है, तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखता है, अब समझ आता है कि एम्परर तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। रैन ने यह भी पता लगा लिया था कि जेल में हुई ओयांग वैन की मौत के पीछे मुरोंग जी का हाथ था। ये वही सैनिक था जो सारे मिनिस्टर्स को भड़का रहा था। नोबल लिम की सच्चाई जैसे ही सबके सामने आती है, वो अपने सारे लोगों को एम्परर पर हमला करने के लिए कह देता है। चैंगफेंग तुरंत ली ज़िफ़ेन के सामने आ जाता है। सैनिकों में आपस में लड़ाई होने लगती है। तभी एम्परर अपने गार्ड्स को आदेश देता है कि नोबल लिम और उसके सारे लोगों को जेल में बंद कर दिया जाए। तभी एक गार्ड आकर ली ज़िफ़ेन को बताता है कि सुई किंगडम की आर्मी भी उनकी तरफ बढ़ रही है। एक मिनिस्टर कहता है, सुई किंगडम के पास तो बहुत सारे सैनिक हैं, हमारे पास तो इतने सैनिक भी नहीं, हम आगे क्या करेंगे। जनरल रैन, अब आपको ही हमारी मदद करनी होगी। रैन कहता है, मैं बहुत पहले ही आर्मी को छोड़ चुका हूँ, फिर मैं कैसे जा सकता हूँ। ली ज़िफ़ेन अकेले में रैन से कहता है, मास्टर आप आर्मी को लीड नहीं करना चाहते, क्या आप सालों पहले मेरे लिए हुए इस डिसीजन से अभी भी नाराज़ हैं। दूसरी तरफ त्यांग झाओ चोंगफोंग से पूछ रहा था, चोंगफोंग तुम्हारे भाई ने कोर्ट से बाहर आने के बाद खुद को रूम में लॉक क्यों कर लिया है। तो चोंगफोंग कहती है, जहाँ तक मुझे लगता है वो सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मुश्किल सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए। त्यांग झाओ कहता है, वैसे अगर चैंग फेंग अपनी आर्मीज़ को लेकर नानजियांग जाता है तो क्या तुम भी उसके साथ जाओगी। तभी चैंग फेंग का जनरल त्यांग झाओ से अचानक केयरफुल रहने के लिए कहता है। त्यांग झाओ समझ नहीं पाता। चैंग फेंग का जनरल उसके ऊपर तीर चला देता है। त्यांग झाओ बुरी तरह डर जाता है और उससे कहता है, ये क्या तरीका है। जनरल, वो तीर एक कबूतर पर चला रहा था जो उनके लिए खत लेकर आया था।
तीर तेंग झाओ के बालों में फंस जाता है। जनरल उसके बालों से वो तीर निकालने लगता है तो तेंग झाओ सोचता है ये इंसान उतना भी बुरा नहीं जितना मैंने सोचा था। पर जनरल उसके बालों से वो तीर नहीं बल्कि लेटर निकाल रहा था जो बालों में फंस गया था। तेंग झाओ कहता है अपनी कबूतर से कहो कि वो मुझसे माफ़ी मांगे, इस कबूतर की वजह से मैं घायल हो सकता था। पर जनरल कबूतर से कहता है गुड जॉब। तेंग झाओ को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। ली ज़िफ़ेन चेंग फेंग के पास जाता है जो अभी भी युद्ध के बारे में सोच रहा था। ली ज़िफ़ेन उससे कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम आराम करो। चेंग फेंग कहता है योर मैजेस्टी क्या आपने जनरल रेन से बात कर ली हैं? वो हमारी मदद के लिए तैयार हैं? ली ज़िफ़ेन कहता है हाँ वो तैयार हैं, और अगर वो प्लान में फेल भी होते हैं तो मेरे पास एक प्लान बी भी है, तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और तुम ल्यूज़ आर्मी के साथ नहीं जाओगी क्योंकि तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है। अपने जनरल दू शिंग को जाने दो, तुम यहीं रहकर आराम करोगे। चेंग फेंग कहता है लेकिन योर हाइनेस। तभी ली ज़िफ़ेन कहता है कोई लेकिन वेकिन नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम यहीं रहोगे। अगले दिन जनरल रेन सेना को लेकर नानजांग की तरफ निकल जाता है। तेंग झाओ चेंग फेंग से बात करने के लिए आया हुआ था, तभी ली ज़िफ़ेन पीछे से आ जाता है और तेंग झाओ से कहता है अंकल आजकल आप कुछ ज़्यादा ही फ्री रहते हैं, लगता है आपके पास कोई काम नहीं है। तेंग झाओ तुरंत वहाँ से भाग जाता है और ली ज़िफ़ेन से कहता है मुझे अभी ही एक काम याद आ गया तो मैं चलता हूँ। ये सब देखकर चेंग फेंग मन में सोचने लगता है क्या ली ज़िफ़ेन को जलन हो रही है। तभी ली ज़िफ़ेन वहाँ अपने एक गार्ड को बुलाता है। चेंग फेंग कहता है ये कौन है? तो ली ज़िफ़ेन कहता है ये तुम्हारा पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड रहेगा। दूसरी तरफ असली मुरंगजी दरअसल कैद से बाहर था और अपनी सेना तैयार कर रहा था। चेंग फेंग ली ज़िफ़ेन से कहता है मुझे पता चला है कि यी चुंगयन ने सुई किंगडम की सेना को एक जगह ठहरने के लिए कहा है। ली ज़िफ़ेन कहता है ये तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ज़रूर इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। चेंग फेंग कहता है मुझे भी इसी बात का डर लग रहा है। तो ली ज़िफ़ेन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। दूसरी तरफ सुई किंगडम में चेंगार यानी वही लड़की जो चेंग फेंग को पसंद करती थी, उसे पता चल जाता है कि चेंग फेंग अभी भी जिंदा है। पर सुई किंगडम का राजा चेंगयुन और उसका कजिन भाई यानी कि जो मुरंग जी ही था, वो दोनों मिलकर चेंगार को भड़का देते हैं। वो उससे कहते हैं चेंग फेंग एक धोखेबाज है, वो ली ज़िफ़ेन के साथ हो गया है और वो अपनी आर्मी को हमारी आर्मी को ख़त्म करने के लिए भेज रहा है। चेंगार को ये सुनकर काफ़ी बुरा लगता है। सुई किंगडम का राजा अकेले में अपने नौकर से बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि अगर मेरे पास 10 साल का समय और होता तो मैं खुद पूरी जगह पर राज करता, पर मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है और अब मुझे जाने से पहले वो सब पाने के लिए अपनी बहन का भी अगर इस्तेमाल करना पड़े तो मैं करूँगा। चेंग फेंग और ली ज़िफ़ेन साथ में बैठे हुए थे। तभी चेंग फेंग कहता है मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जिस मुरंग जी को हमने बंदी बनाया हुआ है मुझे उस पर शक हो रहा है। जिस मुरंग जी को मैं जानता हूँ वो इतनी आसानी से तो हार नहीं मान लेगा। ली ज़िफ़ेन कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है वो मुरंग जी कोई बहरूपिया है? उनका ये शक बिल्कुल सही था क्योंकि असली मुरंग जी सुई किंगडम के राजा यूचिंग का कजिन भाई था और वो दोनों अब साथ हो गए थे। चेंग फेंग को डाउट था, इसलिए वो सीधा जेल पहुंच जाता है मुरंग जी से मिलने के लिए। नकली मुरंग जी चेंग फेंग को देखकर कहता है लगता है आप मुझे फेयरवेल विश करने के लिए आए हैं। चेंग फेंग कहता है मैं ज़रूर करता अगर तुम असली मुरंग जी होते तो। ये सुनने के बाद तो जैसे उस कैदी की हालत ख़राब हो जाती है और वो सच सच बता देता है कि मैं तुम्हें बस इतना बता सकता हूँ, मैं असली मुरंग जी के हाथों का एक पपेट हूँ और मैं ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरी फैमिली उसके हाथों है। अपने बीवी बच्चों की सेफ्टी के लिए मैं ये सब कर रहा था। दूसरी तरफ जनरल रैन असली मुरंग जी से बात करने के लिए आता है। चेंग फेंग अपने पैलेस वापस आ चुका था और मुरंग जी के बारे में ही सोच रहा था। तभी अचानक जोर जोर से बारिश होने लगती है और ली ज़िफ़ेन सामने से एक छाते के साथ आ रहा था। ली ज़िफ़ेन वो छाता चेंग फेंग को भी दे देता है। ली ज़िफ़ेन चेंग फेंग से कहता है क्या हुआ, तुम आज काफ़ी डाउन दिख रहे हो? तो चेंग फेंग कहता है कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था कि इतने ज़्यादा क्रूर लोग भी इस दुनिया में हैं। हमने जो मुरंग जी के बारे में सोचा था वो बिल्कुल सही था। जेल में जो हमारे पास कैद है वो असली मुरंग जी नहीं है। चेंग फेंग अभी भी पानी में भीग रहा था तो ली ज़िफ़ेन उसकी और नज़दीक आ जाता है। चेंग फेंग कहता है योर मैजेस्टी क्या आप प्लीज़ मेरी एक बात मानेंगे? ली ज़िफ़ेन कहता है तुम ज़रूर उस बहरूपी मुरंग जी को लेकर कुछ कहने वाले हो ना? चेंग फेंग कहता है हाँ, उसने गलत ज़रूर किया पर वो बस उन लोगों के हाथ का एक मोहरा था। आई होप कि आप उसे काइंडली ट्रीट करेंगे और उसे किसी तरीके की बड़ी सज़ा नहीं देंगे। ली ज़िफ़ेन कहता है मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं।
पता नहीं इस स्टोरी में आगे क्या मोड़ आने वाला है। आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।